आप सभी लोग का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग विश्व भूगोल पढ़ रहे हैं। विश्व भूगोल में हम लोग कई सारे टॉपिक देख चुके हैं। हम लोग जो प्रारंभिक वीडियो थे जहाँ से विश्व भूगोल का मतलब हम लोग अभी ब्रह्मांड के बारे में नहीं देखे हैं। हम लोग ब्रह्मांड के बारे में देखेंगे, लेकिन हम लोग उससे आगे ब्रह्मांड के बारे में, इसके बाद जो पृथ्वी के बारे में, जो मूल संरचना के बारे में हम जो देखना था उसके बारे में हम लोग देखें कि पृथ्वी जो गोल है वो किस प्रकार गोल है। ठीक है, इसके बारे में देखें। जो अक्षांश एवं देशांतर इसके बारे में देखें। दिन रात का अंतर के बारे में देखें। जो तिथि निर्धारण किया जाता है इसके बारे में हम लोग देखें। समय का निर्धारण जो होता है उसके बारे में भी हम लोग देखें। ठीक, ये सब हम लोग देखते हुए फिर आगे बढ़े हैं। फिर इसके बाद हम लोग पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या क्या है, कैसे कैसे संरचना है पृथ्वी के अंदर। ठीक है, ये तो हम बाहर रह रहे हैं भूप्रपटि पर, उसके अंदर कैसी कैसी उसकी आकृति है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखें कि मेटल है सबसे ऊपर भाग जहाँ हम रहते हैं, ये क्रस्ट, फिर इसके नीचे मेटल, फिर इसके बाद कोर है। कोर को भी इनर कोर और आउटर कोर में बांटा गया। आउटर कोर द्रव्य है और इनर कोर ठोस है। तो ये सब हम लोग देख चुके हैं। ठीक, और जो कल हम लोग देख रहे थे, इसी को जब बांटा गया था तो क्रस्ट के बारे में देखे थे कि महाद्वीप का भी क्रस्ट होता है, महासागर का क्रस्ट होता है। महासागर का क्रस्ट जो होता है वो कम गहराई तक होता है, मतलब गहराई उसकी ज़्यादा होती है क्योंकि समुद्र है। और महाद्वीप का होता है 35 किलोमीटर तक। ठीक है, उसका 5 किलोमीटर तक। इसके बाद हम देखेंगे मेटल हो गया 2900 किलोमीटर तक उसकी मोटाई होती है। फिर इसके बाद हम नीचे जैसे जैसे गए 2300 हो गया, फिर इसके बाद 1300 ऐसे करके पूरा देख लिए थे। ठीक है, कोर ओर के बारे में। आज हम लोग तो उससे आगे चलेंगे, चट्टान के बारे में देखेंगे। लेकिन चट्टान से पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा देखेंगे खनिज के बारे में। खनिज महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी चट्टानों में कोई ना कोई खनिज पाई जाती है। मुख्य रूप से, मतलब ऐसा आवश्यक नहीं है कि सभी चट्टानों में पाई जाए, लेकिन हाँ पाई जाती है। मुख्य रूप से हम लोग 3 भागों में चट्टान देखेंगे। बाद में हम लोग देखेंगे, जब भारत में देखेंगे तो कई सारे चट्टानें, 7-8 प्रकार की चट्टानें देखेंगे। लेकिन जो मुख्य रूप से, मूल रूप से जो है वो 3 प्रकार की चट्टानें, आग्नेय हो गया, अवसादी और कायांतरित चट्टानें। तो इसको देखने के लिए इन सभी चट्टान, जैसे अगर हम देखेंगे आग्नेय चट्टानों में, इसमें खनिज पाया जाता है। तो खनिज की दृष्टि से कौन भी आर्थिक रूप से ज़्यादा महत्व है, अवसादी चट्टानें हैं कि कायांतरित हैं, ये सब देखने के लिए खनिजों को पढ़ना आवश्यक है। खनिज एक महत्वपूर्ण होता है चट्टानों में। ठीक, तो खनिज को हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे चट्टानों के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो आज हम लोग जो देखेंगे वो है खनिज। चलिए आइए। सबसे पहले खनिज को देखने के लिए हम लोग थोड़ा ये देख लेते हैं कि जो क्रस्ट है, ठीक है, वो क्रस्ट की संरचना कैसे कैसे बनी। ठीक है, कौन कौन से तत्व इसमें मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो संगठक कह सकते हैं। क्रस्ट में उपस्थित तत्व। ठीक है, क्रस्ट में उपस्थित तत्व कहें। ठीक है, तत्व ही लिखा रहेंगे। ठीक, क्रस्ट में उपस्थित तत्व का मतलब ये हो गया कि जो क्रस्ट है हमारी भूप्रकृति, इसमें कई प्रकार, जैसे आप नाइट्रोजन भी देख सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन भी देख सकते हैं, फास्फोरस, पोटेशियम, ठीक है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ये सभी तत्व तो पाए ही जाएंगे। तो उसी के बारे में कह रहे हैं कि क्रस्ट में उपस्थित तत्व, कई सारे तत्व उपस्थित हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पास 8 तत्व के बारे में बात करेंगे। जो ऊपरी क्रस्ट है, जो पृथ्वी का जो क्रस्ट का मतलब, अब आप समझ रहे हैं ना, कोई परेशानी तो नहीं है। क्रस्ट का मतलब अब मान लेते पृथ्वी का जो ये वाला भाग है, ठीक है, सबसे ऊपर वाला भाग, ये कहाँ होगा, महाद्वीप पर 35 किलोमीटर तक होगा, जबकि महासागर पर 5 किलोमीटर तक होगा। ठीक है, महासागर के नीचे अगर क्रस्ट देखेंगे तो 5 किलोमीटर तक चले जाएंगे तो क्रस्ट मिलेगा। लेकिन जहाँ हम जैसे भारत में है, इसके नीचे 35 किलोमीटर, ठीक है, मतलब क्रस्ट मिलेगा। ठीक, महाद्वीप का ऐसे होता है। ठीक, चलिए, तो
अब आप समझ रहे हैं क्रस्ट ये वाला भाग है, तो हम लोग क्रस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी आंतरिक भाग के बारे में नहीं कर रहे हैं। यहाँ मेटल हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर इसके बाद कोर है, ठीक है। इसके बाद एक कोर और है, ठीक। तो इसके बारे में हम नहीं देख रहे हैं, केवल ऊपर ऊपर के बारे में हम क्रस्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि ये कौन कौन से तत्वों से मिलकर बना हुआ है, ठीक। चलिए, तो ये इसमें कई सारे तत्व हैं, ठीक। इसको बनाने में ऊपर वाले तत्वों को बहुत सारे लिखने, इसमें 8 तत्व मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है, ठीक है। अधिकता अगर देखा जाए कि 8 तत्वों की अधिकता पाई जाती है, ठीक है। तो क्रस्ट में अगर एक पहला पॉइंट क्या लिखेंगे आप, एक पॉइंट आप थोड़ा लिख लीजिए कि क्रस्ट कई सारे तत्वों से मिलकर बनी है, लेकिन इसमें 8 तत्वों की अधिकता होती है, ये लिखेंगे, ठीक है। 8 तत्वों की अधिकता होती है, 8 तत्व, ठीक। तत्वों की अधिकता इसमें कौन कौन सा है देख लेते हैं, ठीक है। 8 तत्वों की अधिकता होती है, कई सारे तत्व हैं, ठीक है। इसमें फास्फोरस फास्फोरस सब आ गए, ठीक है। लेकिन हम लोग 8 तत्व देखेंगे, जैसे ऑक्सीजन के बारे में देखेंगे, ठीक। इसके बाद सोडियम के बारे में देखेंगे, मैग्नीशियम के बारे में देखेंगे, एल्यूमिनियम के बारे में देखेंगे, सिलिकॉन के बारे में देखेंगे, कैल्शियम के बारे में देखेंगे, पोटेशियम के बारे में देखेंगे। इसके बाद आयरन के बारे में देखेंगे, ठीक है, जैसे लोहा, ठीक है, फेरस, ठीक, उसके बारे में देखेंगे। तो ये 8 तत्वों की अधिकता पाई जाती है। तो आप सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, पृथ्वी की क्रस्ट कई तत्वों से मिलकर बनी है, लेकिन इसमें 8 तत्व प्रमुख है, ठीक है। 8 तत्व की अधिकता पाई जाती है, अधिकता पाई जाती है, ठीक है। पृथ्वी की क्रस्ट के, ठीक है, पृथ्वी की क्रस्ट कई तत्वों से मिलकर बनी है, लेकिन इसमें 8 तत्वों की अधिकता पाई जाती है। वो कौन कौन से 8 तत्व हैं उसको देखते हैं। इसको रफ कर, ठीक है, इसको आप इतना लिखिएगा, फिर इसके बाद हम 8 तत्व देख लेते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए, इसमें क्या लिखेंगे, जो 8 तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। हम जो मुख्य 8 तत्व नहीं देखेंगे, जो मुख्य है उसको देख लेते हैं। जैसे इसमें एक हो गया ऑक्सीजन, ठीक, ऑक्सीजन है। इसके बाद सोडियम, ठीक, ऑक्सीजन को O से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। O2 होता है, पूरा ऑक्सीजन का जो अणु होता है, ठीक है, वो O2 है। सोडियम को होता है Na से प्रदर्शित करते हैं। मैग्नीशियम Mg से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसको। और इसके बाद एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ठीक, सिलिकॉन हो गया। इसके बाद अगर आप बात करेंगे तो पोटेशियम, हो गया। कैल्शियम, और अगर आप कहें तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, एक तत्व और कौन सा हो सकता है, एक हो गया आयरन। क्या हो गया, आयरन, ठीक है। तो ये 8 तत्वों की अधिकता पाई जाती है, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन होता है, ये ऊपर ये होता है, ठीक, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम और आयरन, ठीक। इसे ऑक्सीजन होता है, वो O2 होता है पूरा इसका, लेकिन हम उसे दिखाते हैं। O2 होता है ऑक्सीजन का, ये होता है सोडियम को Na से, ये होता है Mg मैग्नीशियम,
एल्यूमिनियम Al से दिखाते हैं, सिलिकॉन Si, पोटेशियम को K से, कैल्शियम को Ca से और आयरन को Fe से दिखाते हैं। ठीक है, 8 इसका परमाणु क्रमांक 8 है, इसका 11 है, इसका 12 है, इसका 13 है, इसका 14। ठीक है, पोटेशियम ठीक है फिर इसका कैल्शियम का 20 है, इसका लगभग 26 है, पोटेशियम का लगभग 18 या 19 है। ठीक है, परमाणु क्रमांक की बात करते हैं। ठीक, तो 8 तत्वों की अधिकता पाई जाती है। ऑक्सीजन, ठीक, ये सब लिख लीजिएगा आप लोग, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन। ठीक, इनको किससे किससे प्रदर्शित करते हैं, उसको O से इसको प्रदर्शित करते हैं, Na, Mg, Al, Si, K, Ca और Fe। ठीक, तो ये क्रस्ट और इसके अलावा इसके अतिरिक्त भी तत्व हैं। ठीक है, 8 तत्व की तो अधिकता होती है, अतिरिक्त तत्व हैं। अतिरिक्त तत्व जैसे आप बात करें, पोटास भी इसमें पाया जाएगा, फास्फोरस, फास्फोरस P से। ठीक है, फास्फोरस हो गया और इसको हटा दीजिए, फास्फोरस हो गया। इसके बाद और भी इतने तत्व हैं। ठीक है, जिरकेनियम, उर्केनियम सब इसी में पाया जाता है। ठीक है, अतिरिक्त फास्फोरस तत्व ये सभी इसी में पाए जाते हैं, लेकिन 8 तत्वों की इसमें अधिकतम होती है। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, और भी जो भी तत्व इसमें होते हैं, ठीक है, ये सब इसी में उपस्थित होते हैं, मतलब माइनर से रहते हैं, लेकिन 8 तत्वों की अधिकता होती है। कोई परेशानी तो नहीं है। ठीक, ये 8 तत्व की अधिकता होगी तो ज़्यादातर जो कंपाउंड बनेंगे, ठीक है, जो यौगिक बनेंगे, ठीक, जो खनिज बनेंगे, वो इन्हीं तत्वों का एक सम्मिलित रूप ही होगा। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, रफ कर देना, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, आप बात करते हैं खनिज की। हो गया, तत्व हो गया ना कि एक पृथ्वी क्रस्ट के बारे में हो गया, क्रस्ट में उपस्थित है। अब खनिज है क्या, अब खनिज को रफ कर दें, अब खनिज के बारे में देखते हैं। इसका केवल इतना महत्व था कि पृथ्वी क्रस्ट में अगर कभी आएगा कि तत्वों की अधिकता कौन कौन से है, तो यही आएगा कि ये 8 तत्वों की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, 8 तत्वों को आप लोग याद कर लीजिएगा। हम लोग अब देखेंगे खनिज। क्या देखेंगे, खनिज। अब प्रश्न ये उठता है कि खनिज है क्या। सबसे पहले तत्व जान गए हैं, तत्व समझ में आया ना, तो 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिलाकर खनिज बनते हैं। तत्व अब समझ में आ रहा है ना, तत्व जो अभी बताए गए हैं। ठीक है, कई सारे तत्व होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये सभी तत्व हैं। ठीक है, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सभी तत्व हैं। जो अभी Fe है, फेरस हो गए, ये भी तत्व है। ठीक है, स्कैंडेनियम, ठीक है, ये सभी तत्व हैं। जिंक हो गए, ये सभी तत्व हैं। ठीक, लगभग 118 तत्व हैं। ठीक है, 119 तत्व हैं। ठीक, तो खनिज तत्वों से मिलकर बना है। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर क्या होते हैं, खनिज बनते हैं। ठीक है, एक तत्व भी हो सकते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर खनिज बनते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक तत्व भी हो सकते हैं, एक तत्वीय खनिज भी हो सकते हैं। कहीं कहीं पर एक तत्वीय खनिज, एक तत्वीय खनिज का मतलब जैसे तांबा, तांबा एक तत्वीय खनिज है। ठीक है, तांबा एक तत्वीय खनिज, और सोना एक तत्वीय खनिज, चांदी एक तत्वीय खनिज। ठीक है, ग्रेफाइट एक तत्वीय खनिज। ठीक है, तो ये कुछ तो एक तत्वीय खनिज भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर जो बनता है वो खनिज है। ठीक, लेकिन एक तत्वीय खनिज भी होते हैं, जैसे तांबा, सोना, चांदी, ग्रेफाइट, ये एक तत्वीय खनिज होते हैं। ठीक, तो कोई दिक्कत तो नहीं। खनिज 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर खनिज बनते हैं, एक तत्वीय भी हो सकते हैं। इसमें और लिखिए कि क्या है खनिज, जिसका एक क्रमबद्ध रूप से आणविक संरचना होती है। आणविक संरचना मतलब कि कोई भी संरचना होगी, कोई भी यदि खनिज बना होगा, ठीक है,
तो उसके अंदर जो अणु होगी तो उसकी एक निश्चित संरचना होगी। आप जानते हैं कि परमाणु से मिलकर अणु बनते हैं, फिर अणुओं से मिलकर, ठीक है, अयौगिक तत्व, ये सभी के यौगिक बनते हैं, ठीक है। खनिज भी इसी प्रकार बनते हैं। तो कोई भी खनिज बना होगा तो वो तत्वों की आणविक संरचना, एक निश्चित आणविक संरचना हुई होगी, ठीक है। जब जैसे ग्रेफाइट को ले लेते हैं तो इससे क्रिस्टलीय संरचना होती है, ठीक है, जब इसमें आपस में तत्व मिलते हैं, ठीक है। मतलब तत्व का मतलब अणु आपस में मिलते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर खनिज बनते हैं, लेकिन क्या होता है, इनकी एक निश्चित आणविक संरचना होती है, ठीक है। निश्चित आणविक संरचना, ठीक है। निश्चित रासायनिक गुणधर्म, निश्चित रासायनिक, ठीक है। निश्चित रासायनिक गुणधर्म का मतलब एकदम मान लीजिए कि जो तत्व आपस में मिलते हैं उनका कोई ना कोई गुण तो रहता ही है। सभी तत्व आपस में मिल तो थोड़ी जाएंगे, सभी तत्व तो नहीं मिल पाते ना। जितना आयन होता है, ठीक है, उतना ही भी मिल पाते हैं। इसी प्रकार विशेष भौतिक गुणधर्म होता है, ठीक है। भौतिक गुणधर्म का मतलब ताप, दाब, ठीक है। जैसे लोहे का ताप, उसको पिघलाने के लिए कहीं पास ज्यादा मतलब तापमान चाहिए, कहीं पास कम चाहिए। ऊपर जैसे क्रस्ट पर कम चाहिए, नीचे चले जाइए उस पर दाब लगेगा तो अत्यधिक चाहिए। तो ये ताप दाब जो प्रभावित करता है वो ये होते हैं विशेष भौतिक गुणधर्म होते हैं, ठीक। तो सभी खनिजों में क्या होगा, ये विशेषता तो होगी, निश्चित आणविक संरचना, निश्चित रासायनिक गुणधर्म और विशेष भौतिक गुणधर्म तो होंगे ही होंगे, ठीक है। इसमें अंतर नहीं होगा, ठीक। चलिए, तो खनिज के बारे में आप समझ गए, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आप लोग, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत तो नहीं। तो खनिज दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर खनिज एक तत्वी भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, या एक तत्वी खनिज, ये भी लिख लीजिए। और उनके गुण क्या होंगे, खनिज, कोई भी खनिज होगा तो उसका निश्चित आणविक संरचना होगी, निश्चित रासायनिक गुणधर्म होगा और विशेष भौतिक गुणधर्म होंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, खनिज दो प्रकार के होते हैं, इसको रफ कर देना। चलिए, एक होता है धात्विक खनिज, एक होता है अधात्विक खनिज, ठीक। अब धात्विक अधात्विक क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देख लेंगे। एक होता है, चलिए हम पहले एक ही एक कर देते। इसे रफ कर दें क्या, थोड़ा सा यहाँ पास नहीं रहने दीजिए, ठीक। सबसे पहले यहाँ पास लिखिए आप धात्विक खनिज, धात्विक खनिज, और नीचे लिखिए, नहीं अभी बाद में लिख लेते हैं, चलिए पहले धात्विक खनिज। धात्विक खनिज है क्या, ठीक, पहले देखते हैं कि धात्विक खनिज है क्या। जो धात्विक खनिज होते हैं, खनिज तो होंगे, खनिज का मतलब समझ गए, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर खनिज बनते हैं, जिनका एक निश्चित आणविक संरचना, निश्चित रासायनिक गुणधर्म और विशेष भौतिक गुणधर्म होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। कोई दिक्कत नहीं। भौतिक गुणधर्म का मतलब ये कि जो ताप दाब जो इसके द्वारा प्रभावित होते हैं। रासायनिक गुणधर्म का मतलब होता है कि निश्चित आयन के कारण ही जुड़ पाएंगे, ऐसे तो जुड़ेंगे नहीं, ठीक। तो धात्विक खनिज क्या होता है, खनिज हमेशा रहेगा धात्विक जुड़ गया, जिसकी सतह क्या होगी, चमकदार होगी, ठीक है। जिसकी सतह क्या होगी, चिकनी होगी, चमकदार होगी, ठीक है। और जो ज्यादातर क्या करेगा, प्रकाश को परावर्तित करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, धात्विक खनिज कहलाते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। इसका एक साधारण रूप से यह कहिए कि जो धातु के सुचालक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सॉरी, जो विद्युत के सुचालक होते हैं वो कहलाते हैं धात्विक खनिज। विद्युत के सुचालक का मतलब जिस पर प्रवाह हो सके, ठीक है, विद्युत आसानी से दौड़ सके, मुक्त इलेक्ट्रॉन वहां पास आसानी से दौड़ सके, ठीक है।
तो धात्विक खनिज क्या है तो समझ में आ रहा है। ठीक, क्या लिखेंगे आप, जो विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक, और क्या होता है, विद्युत के सुचालक तथा सतह क्या होगी, सतह चिकनी व चमकदार होगी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, जो विद्युत के सुचालक होंगे सतह चिकनी व चमकदार होगी। सुचालक का मतलब आप समझ रहे हैं कि धात्विक मतलब जिसमें धातु हो सके। ठीक है, जिसकी सतह चिकनी व चमकदार होगी। धातु के सुचालक का मतलब धातु और अधातु होते हैं ना, धातुएं वो होती हैं जो विद्युत के सुचालक होती हैं, अधातुएं वे होती हैं जो विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं। धात्विक खनिज वो भी है जिसमें धातु के अंश उपस्थित होते हैं। तो ये पूरी तरीके से विद्युत के सुचालक नहीं होंगे क्योंकि अभी खनिज है। ठीक, इसको बाद में परिशुद्धित किया जाता है। ठीक, तो धातु के अंश होंगे। ठीक है, धातु के अंश, धातु के अंश होंगे। ठीक, और क्या होंगे, ये जो खनिज होगा ये क्या कर पाएगा, प्रकाश को परावर्तित भी करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में अगर आप कहें तो जैसे इसमें Fe तो आएगा, फेरस, आयरन, लोहा, तांबा। ठीक है, तांबा इसमें आएगा, सोना। ठीक है, तो ये सब इसमें आएंगे। ठीक है, तो तांबा, सोना, लोहा ये सभी किस में आएंगे, ये हो गया धात्विक खनिज। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब हम लोग थोड़ा देखते हैं अधात्विक खनिज। साफ कर देना इसको। चलिए दूसरा लिखे क्या, अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज, इसकी सतह क्या होगी, इसकी सतह चिकनी नहीं होगी। सतह क्या होगी, सतह चिकनी नहीं। ठीक है, चिकनी नहीं। और ये क्या करेगी, ये सूर्य, ये प्रकाश को परावर्तित भी नहीं कर पाएगी। ठीक है, जब सतह चिकनी नहीं होगी, जो सतह चिकनी होगी वो प्रकाश को परावर्तित करेंगे और जो प्रकाश को परावर्तित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, परावर्तित नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे इसमें अभ्रक ले लीजिए, सबसे बढ़िया उदाहरण इसका क्या है, अभ्रक। तो सतह चिकनी नहीं, प्रकाश को परिवर्तित नहीं कर पाएंगे तो वो होंगे अधात्विक खनिज। कोई परेशानी तो नहीं। ठीक है, थोड़ा बहुत हम लोग थोड़ा देख लेते हैं खनिजों के गुण धर्म। ठीक है, कि कठोर होते हैं, सतह चिकनी किस प्रकार होती है, कठोरता किस प्रकार मापन होता है। एक मोह स्केल होता है जिसके कारण बस क्या करते हैं हम लोग कठोरता को मापते हैं, कोई खनिज कितना कठोर है इसके लिए मोह स्केल का प्रयोग करते हैं। सबसे ज्यादा होता है हीरा, इसके बाद होता है। ठीक है, तो ये इसको हम लोग देख लेते हैं, हीरा सबसे कठोर ही माना गया है। ठीक, मोह स्केल के द्वारा। ठीक, तो अधात्विक खनिज और धात्विक खनिज समझ में आया, आगे चलें। चलिए ठीक है, चलिए साफ कर दें। अब थोड़ा देखते हैं गुणधर्म, थोड़ा देख लेते हैं फिर आगे बात करते हैं। ठीक, इसको भी रख, हम लोग थोड़ा देखते हैं। ठीक है, खनिजों के गुणधर्म। सबसे पहले कि ये क्रिस्टलीय संरचना होती है, इनकी क्या होती है, क्रिस्टलीय संरचना। क्रिस्टलीय संरचना। ठीक, क्रिस्टलीय संरचना। क्रिस्टलीय संरचना का मतलब आप ये बताइए
कि सभी खनिज, एक कोई भी जो तत्व होगा, तत्व में जो होंगे परमाणु आपस में जुड़े ही रहते हैं किसी न किसी। तो ये तो है खनिज। खनिज में एक निश्चित क्रिस्टलीय संरचना रहती है, ठीक है, कि ऐसे ऐसे जुड़े हैं, ऐसे ऐसे जुड़े हैं, ठीक है, निम्न प्रकार के, मतलब अलग, यहाँ पास भी, यहाँ पास, फिर ये आपस में बांड बना के ऐसे आपस में अटैच होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार खनिज सभी अटैच हो जाते हैं तो खनिज बन जाते हैं। तो सभी की क्रिस्टलीय संरचना होगी ही होगी, ठीक है। धातु की जो आंतरिक आणविक संरचना होती है, धातु कह सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है, खनिजों के आंतरिक आणविक संरचना, आंतरिक आणविक संरचना, ठीक है। खनिजों के अंदर जो आंतरिक आणविक संरचना होगी, ठीक है, वो जिस प्रकार जुड़े होंगे वह उसका क्रिस्टलीय रूप कहलाता है, ठीक है, क्रिस्टलीय संरचना। सभी खनिज आपस में जुड़े ही होंगे तो उनका कोई ना कोई क्रिस्टलीय संरचना होगी, मतलब आणविक संरचना, आंतरिक आणविक संरचना होगी ही होगी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब आप ये बताइए, दूसरा पॉइंट आप लिखिए, कठोर, ठीक है, कठोरता को मापन के लिए मोह स्केल चलता है। क्या चलता है, मोह स्केल, ठीक। मोह स्केल कठोरता, तो 1 से लेकर 10 तक कठोरता मापी जाती है, ठीक है। जो सबसे कठोर धातु जो 10वें नंबर पर है, 1 से शुरू होता है, जो 10 तक जाता है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ 1 से शुरू होता है, इसे कहते हैं मोह स्केल। यहाँ पास हीरा को रखा गया है, ठीक है, यहाँ पास ट्रेस को रखा गया है, ठीक। तो यहाँ पास हीरा और ट्रेस को रखा गया है, तो इसका मतलब हीरा सबसे कठोर होगा और ट्रेस क्या होगा, सबसे कम होगा। तो मोह स्केल के द्वारा क्या होती है, कठोरता मापी जाती है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, ठीक। तीसरा लिखिए, चमकदार का मतलब रंग। रंग अगर देखें तो रंग के लिए आवश्यक होता है कि जो परमाणुविक संरचना जिस प्रकार होगी, क्या होता है, तो रंग का निर्धारण होता है, ठीक है। तो क्रिस्टलीय संरचना, कठोर हो गया, मोह स्केल, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है, कि 1 से 10 तक का मानक होता है, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक। सबसे कठोर हीरा होता है, सबसे जो होता है ट्रेस होता है, ठीक है। तो कठोर और मोह स्केल, ठीक। तो रंग परमाणुविक संरचना द्वारा निर्धारण होता है, ठीक है। चलिए, एक होता है विभंजन, एक होता है विदलन, थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। खनिजों का एक होता है विभंजन होता है, थोड़ा देखते हैं विभंजन क्या होता है। विभंजन का मतलब फ्रैक्चर होता है, ठीक है। इंग्लिश में अगर कहें विभंजन का चौथा विभंजन, विभंजन, इसका इंग्लिश जो होती है वो है फ्रैक्चर होता है, ठीक। ठीक है, विभंजन क्या होता है, मान लेते हैं कोई खनिज है, मान लेते हैं ये खनिज, ठीक है। ये खनिज, विभंजन का मतलब आप देखिएगा, कभी कभी क्या होता है कि इसको ऐसे मारते हैं तो ये एकदम सीधा लाइन पर नहीं टूटता है। क्रिस्टलीय संरचना जिस प्रकार की होती है, क्रिस्टलीय संरचना यदि एकदम सीधा पर ऐसे ऐसे सीधा है तो क्या होती है, पदार्थ को तोड़ने पर वैसे वैसे सीधा सीधा टूट जाता है। लेकिन यदि क्रिस्टलीय संरचना सीधा ना हुई, टेढ़ी मेढ़ी हुई, तो उसी प्रकार वो टूटता भी है। मान लेते हैं ये एक है, इसको हम तोड़े, यहाँ बहुत तेज से प्रेशर किए किसी चीज से, तो ये यहाँ सीधा ना टूटकर कैसे टूट गया, ऐसे ऐसे टूट गया, ठीक है। देखिए कोई निश्चित क्रम नहीं, मान लेते ऐसे एकदम, ये कहीं ऐसे करके फिर ऐसे टूट गया, ठीक है, कि इतना इतना भाग अलग हो गया, ठीक है। तो ये एक सीधा नहीं है ना, तो इस प्रकार का वो क्या कहते हैं, खनिजों की इस प्रकार के जो विखंडित भाग को क्या कहते हैं, विभंजन कहते हैं, फ्रैक्चर कहते हैं, ठीक है। एक होता है क्लीवेज, अभी देखते हैं, विभंजन हो गया। एक होता है विदलन, क्लीवेज कहते हैं, ठीक है।
अब इसमें क्या है, इसमें ये चीज़ है कि मान लेते हैं ये खनिज है और इसको हम तोड़ना चाहें तो ये क्या हो, एकदम सीधा ही टूट जाए। ठीक है, जिस प्रकार तोड़े ऐसे मारे तेज से प्रेशर किए तो ये भाग एकदम सीधा ही टूट जाए। ठीक है, इसका क्रिस्टलीय संरचना एकदम सीधा है, तो इसे कहते हैं विदलन या क्लीवेज कहते हैं। ठीक है, और इसे कहते हैं विभंजन। ठीक, तो खनिजों के गुणधर्म को लिए ये आवश्यक है। अभी जब हम लोग देखेंगे कि जब चट्टान देखेंगे तब ये सब खनिज वहाँ पाए जाएंगे, चट्टानों में ये खनिज पाए जाएंगे। तो कोई चट्टान कितनी कठोर है, कोई चट्टान कितनी कठोर नहीं है, ये निर्धारण कौन करेगा कि उसमें तत्व कौन से उपस्थित हैं। यदि उसमें हीरा उपस्थित होगा या इस तरह की चीजें जो लगभग 5 से ऊपर होंगी, ठीक है, मोही स्केल में 5 से ऊपर होंगी, ठीक, तो वो कठोर होगा, वो चट्टान क्या होगी, कठोर होगी। लेकिन जो 5 से नीचे खनिज वाले हैं, मतलब जो कठोरता का मापन है जो मोही स्केल के 5 से नीचे है, वो वाली जो चट्टान होगी वो क्या होगी, वो ज्यादा कठोर नहीं होगी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, तो आज केवल इतना ही देखते हैं, आज खनिजों के बारे में ही देखे हैं। कल हम लोग देखेंगे चट्टानों के बारे में। चट्टानें 3 प्रकार की हैं, ठीक, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। फिर इसके बाद आग्नेय चट्टानें भी 2 प्रकार की बांटी गई हैं, मतलब उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार की है, अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टानें, बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टानें। और अगर रासायनिक संगठन देखेंगे तो वहां भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, एक अम्लीय आग्नेय चट्टानें, एक क्षारीय आग्नेय चट्टानें, उसको देखेंगे। इसी प्रकार 3 प्रकार की चट्टानें, अवसादी चट्टानें भी होती हैं, ठीक है। इसी प्रकार वहां भी कायांतरित चट्टानें भी 3 प्रकार की वहां भी होती हैं, ठीक है। तो ये हम सब देखेंगे अब कल। ठीक, कैसा लगा बता दीजिएगा। ओके।